नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमारा करंटली रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज 4th डे है। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो शेड्यूल फॉलो कीजिए और जो पीछे एक सिस्टम हम करा चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बच्चों को बोलना चाहूँगी कि रेगुलर कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। और इतना ये मैंने पहले भी बोला था और मैं दोबारा बता दूं कि कोई भी सिलेक्शन की गारंटी तभी ले सकता है जब आपकी मेहनत भी इंक्लूडेड होगी। मेहनत प्लस नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जो चीज़ पढ़ा रही हूँ उसका रैशनली आपको क्लियर हो। अगर किसी चीज़ का रैशनली क्लियर हो जाता है ना, तो अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा भी दिया जाता है तो वहाँ भी आप उसको करने में सक्षम हो जाते हैं। और अगर रैशनल नहीं क्लियर होता है ना, तो फिर हम कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और थ्योरी के लिए जैसे मैंने बताया है, थ्योरी आपको अपने आप से करनी होगी और एमसीक्यू के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लाइंट हैज एक्सपीरियंस्ड pulmonary embolism. The nurse should assess for which symptom which is most commonly related. पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी जो लंग के आर्टरी है, एक या एक से दो, वन और मोर देन वन, उसमें आके कोई ब्लड क्लॉट फंस गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। और जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो पेशेंट को जो है सीवियर चेस्ट पेन होता है और इवन इंस्पिरेशन के टाइम पे पेशेंट को जो है पेन इन चेस्ट फील होता है। जब पेशेंट इंस्पायर करता है, सांस लेता है, तो बहुत ही भयानक जो है चेस्ट पेन रिजल्ट होता है। डिस्निया होता है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जनरली किन पेशेंट्स को होता है, जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री होती है, जो लेग्स में जो थ्रोम्बस बन जाता है और अगर हम वहाँ पे मसाज वगैरह कर देते हैं तो वो थ्रोम्बस जो है वहाँ से डिटैच हो जाता है और वो ट्रेवल करके लंग्स में पहुँच जाता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कभी किसी को डीबीटी है ना, तो उसकी लेग्स को कभी मसाज नहीं करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेट कराने की कोशिश करनी है। और अगर पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, पेशेंट एम्बुलेट नहीं कर सकता, तो उसको जो है बेड पे ही एक्सरसाइज करानी है। डोर्सिफ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब है ये वाला हाथ का ये वाला भाग डोर्सम होता है, ये वाला भाग क्या है, प्लेंटर होता है। सेम वे ही हम पैर का याद रखेंगे, पैर का जो ऊपर वाली सतह है वो डोर्सम होगी और नीचे वाली सतह जो है वो प्लेंटर होगी। तो इस तरीके से पैर के फिंगर्स की मूवमेंट करानी है, टोस की मूवमेंट करानी है, डोर्सिफ्लेक्स कराने हैं। उससे जो है वो एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, वो जो है लॉन्ग टर्म बेड रिडन जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें हम कराते हैं ताकि उनमें थ्रोम्बस ना बने। ठीक है। और दूसरी बात क्या कि कभी भी मसाज नहीं करना है। अगर डीबीटी की हिस्ट्री है, पेशेंट को जो है इतनी ही एक्टिविटी करने के लिए बोलना है जितनी टॉलरेटेड होती है। डीबीटी वाले केस में नहीं कराएंगे ये हम बेड रिडन वाले पेशेंट की बात कर रही हूँ कि बेड रिडन होता है तो उनमें ये एक्सरसाइज कराते हुए हमें ये इसलिए कि वीनस रिटर्न जो है वो बरकरार रहे और उसको डीबीटी या जो भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो ना हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जो है मैंने बोला कि अगर वो जाके लंग में आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एकदम से सीवियर चेस्ट पेन होगा और वो पेन जो है पेशेंट जब इंस्पायर करता है, सांस लेता है, जब बहुत ही गहरा पेन पेशेंट को फील होता है, डिस्निया होता है, सडन पाल्पिटेशंस होते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये देखिए, hot flushed feeling, sudden chills and fever, chest pain that occur suddenly, dyspnea when breaths are taken। यहाँ पे चेस्ट पेन जो है कॉमनली रिपोर्टेड साइन है। डिस्निया भी होता है लेकिन एकदम से जो पेशेंट फील करेगा वो चेस्ट पेन फील करेगा डिस्निया से भी पहले। और हॉट फ्लश्ड फीलिंग नहीं रहती, पाल्पिटेशंस होते हैं, स्वेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, चिल्स और फीवर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सी राइट आंसर रहेगा, चेस्ट पेन दैट अकर सडनली। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना है, उसको हमें ट्रेडेनलेनबर्ग पोजीशन देनी है।
और लेफ्ट ट्रेडनलेनबर्ग पोजीशन देनी है, लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेटा के हेड एंड को जो है नीचे की तरफ कर देना है, ताकि जो एम्बोलाई है वो ऊपर की तरफ राइट साइड में ही, राइट साइड ऑफ द हार्ट में ही क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, बाहर ना निकल पाए। तो ये पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ट्रेडनलेनबर्ग पोजीशन, जिसमें कि हेड एंड जो है वो नीचे की तरफ रहता है, और लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद द ट्रेडनलेनबर्ग। तो ये पोजीशन हमें पेशेंट को देनी होती है, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is discussing a technique of chest physiotherapy and postural drainage to client having expectoration problem because of chronic thick tenacious mucus production in the lower airway. The nurse explained that after the client is positioned for postural drainage, the nurse will perform which action to help loosen the secretion. ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको कि प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस आता है, तो वो क्या नहीं कर पाता, स्पिट आउट नहीं कर पाता, एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता, वो फंसा रह जाता है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ के लिए क्या करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्ट्यूरल ड्रेनेज। पोस्ट्यूरल ड्रेनेज का मतलब होता है कि हम जो है पोजीशन करते हैं पेशेंट को इस तरीके से। जनरली अगर हम लंग्स की बात करें तो यहाँ ट्रैकिया से बाइफरकेट हो जाता है, आगे जो है छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे वाले पार्ट में स्पुटम फंस जाता है, पोस्ट्यूरल ड्रेनेज मतलब पोजीशन की हेल्प से उसको क्या करते हैं, यहाँ लार्ज एयरवे में लेके आते हैं, ताकि पेशेंट उसको क्या कर पाए, बाहर निकाल पाए, स्पिट कर पाए। तो ये अलग अलग लोब में किस लोब में स्पुटम फंसा हुआ है लंग के, उसके अकॉर्डिंग उस तरीके की पोजीशन दी जाती है, ताकि ग्रेविटी की पुल से वो लार्ज एयरवे में आ जाए और लार्ज एयरवे से पेशेंट उसको बाहर फेंक दे। तो यहाँ कह रहा है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्ट्यूरल ड्रेनेज की टेक्निक कर रहा है। तो कौन, द नर्स एक्सप्लेन दैट आफ्टर द क्लाइंट इज positioned for postural drainage, the nurse will perform which action to help loosen the secretion। कि जब postural drainage के लिए पेशेंट को लिटा देते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तो पोजीशनिंग करते हैं, दूसरा है ना फिजियोथेरेपी करते हैं कि हम उस पार्ट पे क्या करते हैं, परकशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ताकि वो सिक्रीशंस वहां से लूज हो जाएं और ग्रेविटी के पुल से वो लार्ज एयरवे में आ जाए। तो यहाँ पे परकशन एंड क्लब वाइब्रेशन ये चेस्ट फिजियोथेरेपी की टेक्निक होती है। पहली बात तो हमने क्या करा, पहली बात तो ये असेस करना है कि कौन सी लोब में, कहाँ पे, कौन सी जगह पे जो है ये सिक्रीशंस अटकी हुई हैं। दूसरी चीज, पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशन करना है। तीसरी चीज, पोजीशन करने के बाद हमें परकस करना है, इस तरीके से परकशन करना है, वाइब्रेशन वाली वो देनी है, ताकि ये सिक्रीशंस जो अटकी हुई थी ये लूज कर जाए और ये लार्ज एयरवे में आ जाए, जहां से पेशेंट इनको स्पिट आउट कर दे। हाइपर ऑक्सीजनेशन एंड सक्शनिंग ये इसमें हेल्प नहीं करेगा। सक्शनिंग हम यहाँ तक तो कैथेटर नहीं डाल सकते, सक्शनिंग तो हमारी अपर एयरवे, अगर हमारी लार्ज एयरवे में अगर कहीं अटका है उसको हम सिक्रीशन से निकाल सकते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी जगहों पे फंसा हुई चीज है उसको हम सक्शनिंग नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं रहेगा। ब्रोंकोडाइलेटर एंड मॉनिटर पीक फ्लो मीटर, यहाँ ब्रोंकोडाइलेटर से भी नहीं हेल्प होगी, क्योंकि वो थिक सिक्रीशंस हैं। यहाँ ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि ब्रोंक्यूल्स का साइज कम हो गया है, यहाँ ये मेंशन किया हुआ है कि सिक्रीशंस इतनी थिक हैं, टेनेशियस हैं कि वो चिपक गई हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन हियर। Next, the nurse has conducted discharge teaching with the client diagnosed with tuberculosis who has been receiving medication for 2 weeks. The nurse determined that the client has understood the information if the client makes which statement. एक पेशेंट है जो कि ट्यूबरक्लोसिस है, उसको 2 हफ्ते हो गए हैं मेडिकेशन लेते हुए, तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि पेशेंट ने अंडरस्टूड किया है इंफॉर्मेशन जो उसको दी गई है। ऑप्शन ए, आई नीड टू कंटिन्यू मेडिकेशन थेरेपी फॉर 1 month. I can't shop at mall for next 6 months. I can return to work if a sputum culture comes back negative. And D, I should not be contagious after 2 to 3 weeks of medication therapy. यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आई नीड टू कंटिन्यू मेडिकेशन थेरेपी फॉर 1 month। यहाँ 1 month नहीं, यहाँ जनरली 6 और 9 month डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट चलती है मेडिकेशन।
तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आई कांट शॉप एट मॉल, ये हम उनको पब्लिक प्लेस में जाने के लिए कब अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, जब वो कंटेमिनेटेड फेस में होते हैं, जब दूसरों को फैलाने वाले फेस में होते हैं। अब उसको 2 हफ्ते हो गए हैं मेडिकेशन लेते हुए, जनरली 15 डेज के बाद अगर एंटीबायोटिक थेरेपी प्रॉपर ली जा रही है तो पेशेंट जो है वो नॉन स्प्रेडिंग हो जाता है, कि वो एक दूसरे को नहीं फैलाता है। तो उस केस में हम उसको बाहर जाने के लिए या मिलने जुलने के लिए नहीं रोकने के लिए बोलते, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आई कैन रिटर्न टू द वर्क इफ स्पुटम कल्चर कम्स बैक नेगेटिव, ये वर्क पे जाने की बात ये है कि पेशेंट जो है बहुत वीक हो जाता है, वर्क पे वो तभी रिटर्न कर सकता है जब उसको अपनी हेल्थ सही लगेगी। स्पुटम कल्चर का नेगेटिव होना डजंट इंडिकेट कि वो वर्क पे जा सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट का न्यूट्रिशनल वगैरह या पेशेंट की जो इंटरनल कंडीशन है, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, वो सारी बातें इस पर डिपेंड होंगी। आई शुड नॉट बी कंटेजियस आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ द मेडिकेशन थेरेपी, ये रहेगा कि जनरली 2 से 3 हफ्ते के बाद स्पुटम टेस्ट करके देखा जाता है, और ये एक स्पुटम टेस्ट नहीं, रिपीट स्पुटम टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि पेशेंट नेगेटिव आ रहा है। और अगर वो जनरली इस टाइम पीरियड के बाद उसको आइसोलेट रहने की जरूरत नहीं होती, वो नेगेटिव हो जाता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। Next, the nurse is preparing to give bed bath to a immobilized client with TB. The nurse should wear which items when performing this care? कभी भी हम पेशेंट की जब केयर करते हैं तो हमें हमेशा किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन प्रोटोकॉल फॉलो करनी है। और यहाँ पे ये क्या है, ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है, इसका मतलब एयरबोर्न डिजीज है इसको, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, जब हम पानी के साथ बात कर रहे हैं तो हमारे कपड़े सॉइल होने की भी बात है, तो गाउन भी ऑप्शन में होना चाहिए। पर्टिकुलर रेस्पिरेटर, गाउन एंड ग्लव्स, ये रहेगा कि हमें जो है अपने मास्क, पर्टिकुलर रेस्पिरेटर की वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमारे अंदर ना जाएं, पर्टिकुलर मास्क पहनना है, टाइटन करना है, उसको अच्छे से सील करना है, ताकि जो है पेशेंट का स्पुटम हो गया या एयर में भी जो इन्फेक्शन प्रेजेंट है जो हम इनहेल कर रहे हैं वो उसके अंदर ना जाए। पर्टिकुलर रेस्पिरेटर एंड आईवीआर की इनमें दोनों में जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम स्पंज कर रहे हैं, बेड बाथ कर रहे हैं, तो वहाँ आईवीआर की जरूरत नहीं है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। Next, a client who is having immunodeficiency virus positive had a tuberculin test. The nurse notes that 7 mm area of induration at the skin at the site of skin test and interpret the result as which finding. ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको HIV है। HIV वाले पेशेंट्स कैसे होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत डाउन होती है। तो ऐसा जो पेशेंट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, उसका किया है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को हम क्या भी बोलते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 0.1 ml PPD प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव इंट्राडर्मल लगाते हैं, ठीक है, आईडी रूट से देते हैं, और फिर हम उसके अराउंड जो है सर्कल कर देते हैं, और ये देखते हैं 48 से 72 घंटे के अंदर हम उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं कि कितना जो है वहां पे इंड्यूरेट हुआ है, कितना सर्कल जो है वो फॉर्म हुआ है पीपीडी देने से। तो ये चीज जो है हमें ट्यूबरकुलोसिस बताती है। और ये मॉन्टॉक्स टेस्ट ही है जो कि प्रेवलेंस का मतलब है ओल्ड प्लस न्यू केसेस। यहाँ सिर्फ जो एक्टिव केस है ये उनको ही पॉजिटिव नहीं बताता, जो भी रिकवर हो चुके हैं लेकिन जो है लेटेंट फेज ऑफ इन्फेक्शन में है वहां पे भी ये पॉजिटिव बताता है। तो इसलिए ओल्ड प्लस न्यू केसेस दोनों को अगर जानने के लिए कोई टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है तो वो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रेवलेंस जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, मॉन्टॉक्स टेस्ट करेंगे। तो यहाँ बोला है कि 7 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन है, तो इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनकंक्लूसिव एंड नीड फॉर रिपीट टेस्टिंग। इसका मतलब है अगर 5 या 5 से ऊपर आ जाता है HIV या किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में तो उसका मतलब पॉजिटिव होता है। और अगर हम जनरल पेशेंट की बात करें तो ये 10 mm और अबाव को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जैसे कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और 7 mm 5 से ऊपर आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव रिजल्ट मानेंगे, मतलब पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ए नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद AIDS has histoplasmosis. The nurse should assess the client for which expected finding. हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस जनरली कुछ कम्युनिटीज जैसे यूके यूएसए वगैरह में ना कुछ कुछ कम्युनिटीज में ये एयर में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ के लोगों में ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा करने के सक्षम होता है। और प्लस एड्स वाली बात है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, तो कोई भी पेशेंट ये पेशेंट क्या होंगे, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा इजीली कैच करते हैं। तो यहाँ पे भी ये पेशेंट इसीलिए हिस्टोप्लाज्मोसिस ले लेंगे, क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। तो यहाँ जैसे कि लंग्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जब लंग्स अफेक्ट होते हैं तो ब्रीदिंग वाले साइन आएंगे। तो हेडेक, डिज्निया, हेडेक, वेट गेन एंड हाइपोथर्मिया, यहाँ पे डिज्निया प्रेजेंट होगा। हेडेक का इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। वेट गेन नहीं होता है, लेट स्टेज में इसमें वेट लॉस होता है। एंड हाइपोथर्मिया नहीं होता, पेशेंट को इन्फेक्शन है तो हाइपरथर्मिया, सीवियर टेम्परेचर एलिवेशन के साइन आएंगे। तो ए इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, द नर्स इज गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट विद pulmonary sarcoidosis. The nurse concludes that the client understands the information if client indicates to report which early sign of exacerbation. Pulmonary sarcoidosis का मतलब, sarcoidosis का मतलब होता है जब बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, या तो लिम्फ नोड्स की या फिर अलग अलग किसी भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी की। अगर ये पल्मोनरी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है तो इसको पल्मोनरी सार्कोइडोसिस बोलेंगे। अगर ये किसी और ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है तो पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम आ जाएगा। सार्कोइडोसिस का जनरली मतलब होता है इन्फ्लामेटरी चेंजेस होना, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होना, और ये लिम्फ नोड्स में या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में हो सकते हैं। यहाँ ये पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रही है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी होती है। यहाँ पे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी इससे रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या साइन प्रेजेंट होंगे, अर्ली साइन पूछा है। जैसे ही पल्मोनरी सिस्टम की बात आएगी सबसे पहले ब्रीदिंग वाले साइन आएंगे, फीवर, फटीग, वेट लॉस, shortness of breath is the earliest sign. These are also the sign, but late sign होते हैं pulmonary sarcoidosis के, so D is the right option here. Next, the nurse is taking the history of client with occupational lung disease. The nurse should assess whether the client wears which item during period of exposure of the silica dust. सिलिकोसिस को बोलते हैं जब एक्सेसिव सिलिका डस्ट पेशेंट इनहेल कर लेता है, और ये एक ऑक्यूपेशनल फॉर्म ऑफ डिजीज है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का मतलब है जो हमारे वर्क प्लेस, जो हमारे कार्यस्थल की वजह से हमें डिजीज हो रही हैं, वो होती हैं हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो ये कह रहा है कि अगर पेशेंट कोई डस्ट उड़ रहा है तो उसको क्या पहनना चाहिए, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियस है यहाँ पे क्या वियर करना चाहिए था, मास्क वियर करना चाहिए था। ये किस में होता है, जहाँ पे सैंड का काम हो रहा है, ठीक है, या फिर स्टोन्स का वर्क हो रहा है, वहां पे सिलिका डस्ट प्रेजेंट होता है और उन लोगों में सिलिकोसिस के चांसेस हो सकते हैं, तो मास्क वेयर करने की सलाह देते हैं। प्लस क्या बोलते हैं कि ईयरली हेल्थ चेकअप करना है टू डिटरमाइन द चेंजेस इन द चेस्ट एक्सरे, बेसिकली करके देखते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इन पेशेंट्स में क्या होता है, फीवर होता है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, मैलेज, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद COPD to deliver a precise oxygen concentration. Which oxygen delivery system would the nurse prepare for the client? यहाँ पे आप जो है, कल आपने मास्क मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने मास्क की इंडिकेशंस बताई थी अलग अलग। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अभी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ कह रहा है एक पेशेंट है जिसको COPD है। मैंने क्या बताया था कि COPD वाला पेशेंट है तो उसमें बहुत एक्यूरेटली हमें क्या देनी होती है, ऑक्सीजन देनी होती है, और कितनी, 2 से 3 लीटर पर मिनट, इससे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि इसके जो हाइपोक्सिक स्टिमुलस है, अगर हम बहुत ज़्यादा दे देंगे तो वो मर जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है और डिटेरियोरेट होगी। तो इसीलिए और इन पेशेंट्स में क्या है, हाइपर कार्बिया भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन के लिए हम इन पेशेंट को क्या बोलते हैं, पर्स लिप ब्रीदिंग जो है वो करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि कौन सा डिलीवरी सिस्टम होगा।
फेस टेंट, वेंचुरी मास्क, एरोसोल एंड ट्रैकेओस्टमी कॉलर। यहाँ वेंचुरी मास्क देंगे क्योंकि अगर वेंचुरी मास्क की बात करें तो उसमें एक फ्लोमीटर होता है, मैंने कल बताया था आपको। तो ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है कि यहाँ हमें थोड़ी देनी है, अप्रोप्रिएटली देनी है, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड होगा। बहुत नपी तुली चीज जो है पेशेंट को मिलेगी, तो वेंचुरी मास्क देते हैं। फेस टेंट, एरोसोल और ट्रैकेओस्टमी कॉलर से जनरली जो है हाई ह्यूमिड ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है, वहां पे ये दिया जाता है। यहाँ पे ऐसी नीड नहीं होती है, यहाँ सिर्फ हमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी देनी है, इतनी क्वांटिटी देनी है कि पेशेंट को एनॉक्सिक स्पेल्स ना हो, बट उसका हाइपोक्सिक स्टिमुलस नहीं मरना चाहिए। तो बी इज द राइट ऑप्शन। Next, the nurse is instructing a hospitalized client with a diagnosis of emphysema. Which measure that will enhance the effectiveness of breathing during dyspneic period? Which position the nurse should instruct the client to assume? पेशेंट है, एटिलेक्टेसिस है, मतलब कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई है, ऐसे पेशेंट को हमें कौन सी पोजीशन देनी है जहां चेस्ट कैविटी प्रॉपरली फूल सके, एक्सपेंड हो सके, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सिटिंग अप इन द बेड, साइड लाइंग इन बेड, sitting up in recliner chair and sitting up and leaning over bed table। ये पोजीशन रहेगी, बैठ के आगे की तरफ झुकना, इससे जो चेस्ट कैविटी का स्पेस है वो अच्छे से मिलेगा। तो यही पोजीशन हमें एटिलेक्टेसिस में देनी होती है। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, the community health nurse is conducting an educational session with community members regarding the sign and symptoms associated with TB. The nurse informs the participant that TB is considered as diagnosis if which sign and symptoms are present, select all that apply। एक एजुकेशनल सेशन चल रहा है जहां पर ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम ट्यूबरक्लोसिस के हैं? डिज्निया, यस डिज्निया प्रेजेंट होता है क्योंकि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। हेडेक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नाइट स्वेट्स, मैंने बताया था नाइट स्वेट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्यूबरक्लोसिस का। ब्लडी प्रोडक्टिव कफ, ये भी प्रेजेंट होती है क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम है वो क्या कर रहा है, लंग्स में जो छोटी छोटी कैपिलरीज है उनको रप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से स्पूटम में ब्लड आ रहा है। कफ विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकॉइड स्पूटम, ये भी प्रेजेंट होता है कि स्पूटम जो है म्यूकॉइड कंसिस्टेंसी का आता है। तो ए, सी, डी एंड ई आर द राइट ऑप्शन हियर। Next, the nurse perform an admission assessment on the client with diagnosis of TB. The nurse should check the result of which diagnostic test that will confirm this diagnosis। अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको कंफर्म करेगा। चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, स्पूटम कल्चर एंड ट्यूबरकुलोइन स्किन टेस्ट। अगर हम सबसे कंफर्मेटरी की बात करें तो ये हमेशा स्पूटम कल्चर रहता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके देखते हैं और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये सबसे सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है, सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। चेस्ट एक्सरे से भी हमें कैजिएशन दिख जाएगी, कैविटीज दिख जाएंगी, लेकिन जो सबसे पर्टिकुलर टेस्ट होगा वो स्पूटम कल्चर होगा क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन की बात पूछी गई है एंड स्पूटम कल्चर ऑलवेज कंफर्म। तो सी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द लो प्रेशर अलार्म साउंड ऑन द वेंटिलेटर। द नर्स असेस द क्लाइंट एंड देन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द अलार्म। इफ सक्सेसफुल इन डिटरमाइन द कॉज, द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। एक पेशेंट है वेंटिलेटर पे, लो प्रेशर अलार्म बज रहा है। लो प्रेशर अलार्म जनरली या तो ट्यूबिंग्स जो है निकल गई हैं, प्रॉपर प्रेशर नहीं बन रहा है, टाइटन नहीं है, उस केस में बजता है। यहाँ कह रहा है कि पता नहीं चल रहा है क्यों बज रहा है, उसने सारा सब कुछ करके देख लिया, ये जो जर्नल रीजन होते हैं, लेकिन फिर भी बज रहा है, तो क्या करना है? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, चेक क्लाइंट्स वाइटल साइन, वेंटिलेट द क्लाइंट मैनुअली एंड स्टार्ट CPR। यहाँ पे इसका दूसरा लो प्रेशर अलार्म का मतलब होता है कि जो हमने टाइडल वॉल्यूम सेट किया हुआ है वो प्रॉपर पेशेंट के इनसाइड अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ है जो सर्किट है उसमें। तो ऐसे केस में जब पेशेंट को प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, बाय द टाइम हमें पेशेंट को मैनुअली वेंटिलेट करना है। तो सी राइट ऑप्शन रहेगा कि वेंटिलेट द क्लाइंट मैनुअली। यहाँ ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वेंटिलेटर पेशेंट की नीड को नहीं पूरा कर सकती है, हमें पेशेंट को वेंटिलेट करते रहना पड़ेगा बेन सर्किट से मैनुअली जब तक कि हमें रीजन नहीं पता लगता। ठीक है, सीपीआर की यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है। वाइटल साइंस जो है यहाँ अभी जरूरी नहीं है, इनिशियली जरूरी है उसको प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम पहुंचाना, वो होगा हमें मैनुअली वेंटिलेट करने से, तो सी राइट ऑप्शन होगा। Next, the nurse is preparing to administer a dose of naloxone intravenously to the client with an opioid overdose. Which supportive medical equipment should the nurse plan to have at the bedside if needed? अगर नेलेक्सोन दे रहे हैं, नेलेक्सोन हम किस में देते हैं? ओपियोइड ओवरडोज में देते हैं। जब कभी मॉर्फिन इन सब चीज़ों की टॉक्सिसिटी हो जाती है तब हम देते हैं। तो उस केस में हमें क्या रेडी रखना है? जब ये अगर इन ड्रग्स के बारे में पता चले तो ये क्या कर देते हैं? सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देते हैं और पेशेंट को इवन जो है रेस्पिरेशन सीज करने से हार्ट की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो माइनर या मेजर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को हो सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो ऐसे केस में हमें रिससिटेशन इक्विपमेंट भी रेडी रखने चाहिए इसके ओवरडोज के रिएक्शंस को सोचते हुए। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यहाँ कोई पर्पज नहीं है, ये जनरली अगर हमें लवाज करनी होती है, गैस्ट्रिक लवाज करनी होती है, वहां काम आएगी। पैरासेंटेसिस जब हमें एब्डोमिनल जो है असाइटिस वाले केस में पैरासेंटेसिस करेंगे। सेंट्रल लाइन इंसर्शन की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिससिटेशन इक्विपमेंट यहाँ पे रेडी होने चाहिए, सी। Next, the nurse teaches a client about effect of diphenhydramine which has been prescribed as cough suppressant. The nurse determines that the client needs further instruction if he or she makes which statement? डाइफेनहाइड्रामिन जो कि एक एंटीट्यूसिव एजेंट है, कफ सप्रेसेंट के लिए भी यूज होता है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के लिए भी यूज होता है। इसके कई अलग अलग एक्शंस होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि फर्दर इंस्ट्रक्शन की नीड दे रहा है? ऑप्शन ए, आई विल टेक द मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक। बी, आई वोंट ड्रिंक एल्कोहल व्हाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन। सी, I won't do activity that require mental alertness while taking this medication. D, I will use sugarless gum, candy or oral rinses to decrease dryness in my mouth. यहाँ पेशेंट को क्या है कि ये जो मेडिकेशन है ये कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या कॉज करता है? जीआई इरिटेशन कॉज करता है और ये थोड़ा जो है डिजीनेस भी कॉज करता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, आइदर विद मिल्क और विद फूड जो है इसको लिया जाता है। तो ये नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है यहाँ पे। आई वोंट ड्रिंक एल्कोहल वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन, ये ठीक है, कोई भी मेडिकेशन जो है एल्कोहल किसी भी मेडिकेशन का इफेक्ट को रिड्यूस करती है, ना कि बढ़ाती है और एनकरेज करती है। आई वोंट डू एक्टिविटी दैट रिक्वायर मेंटल अलर्टनेस, यस, क्योंकि थोड़ा सा क्या बताया मैंने, डिजीनेस कॉज होती है, तो ये भी नहीं, ये भी मतलब सही ऑप्शन है। आई विल यूज शुगरलेस कम कैंडी टू डिक्रीज द ड्राइनेस, ये भी पेशेंट को बोलते हैं कि रिंस करते रहो माउथ को अगर ड्राइनेस कॉज हो रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया इसका दूसरा एक्शन क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स कौन से होते हैं? जो कि सिक्रीशंस को रिड्यूस करते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट कह लीजिए या इसका एक इफेक्ट कह लीजिए कि ये ड्राइनेस ऑफ द माउथ कॉज करता है, तो ये डी भी राइट ऑप्शन होगा। तो बी, नीड फॉर फर्दर टीचिंग, सॉरी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई विल टेक मेडिकेशन ऑन द एंटी स्टमक, ये भी जो है ठीक, बाकी बी, सी एंड डी आर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a cromolyn sodium inhaler is prescribed for a client with allergic asthma. The nurse provide instruction regarding the adverse effect of the medication and should tell the client that which undesirable effect is associated with this medication. क्रोमोलिन सोडियम जो है अस्थमेटिक पेशेंट को चल रहा है एज अ ब्रोंकोडाइलेटर इनहेलर। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या है उस मेडिकेशन का? जब भी हम ऐसे ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं लॉन्ग टर्म में, तो ये साइड इफेक्ट के तौर पे ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकता है, जो कि बहुत ही एक सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि सडन रेस्पिरेटरी सीजेशन ये कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे रहेगा डी, ब्रोंकोस्पाज्म इज द करेक्ट ऑप्शन है। Next, the nurse should interpret which of the following as an early sign of tension pneumothorax in the client with chest trauma. कि पेशेंट का को जो है टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ है, तो अर्ली साइन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, डिमिनिश्ड बायलेटरल बर्थ साउंड।
breath sounds, B muffled heart sound, C respiratory distress and D tracheal deviation। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है, मैंने कल बताया था आपको कि न्यूमोथोरेक्स का मतलब है एयर इन द लंग्स। जनरली एयर अगर वुंड है कोई तो एयर जाती रहती है आती रहती है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो जाता है जब ये एक क्लोज्ड वुंड है कि एंट्री तो एयर ले रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा और दोनों लंग्स एकदम से सप्रेस होने लग जाएंगे। तो ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स इस केस में होता है, ठीक है, जब वो एयर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। तो जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है उसमें सारे जो मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी दब जाएंगे, तो ऐसे केस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। डिमिनिश्ड बायलेटरल ब्रेथ साउंड, ये बायलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी, ऐसा जरूरी नहीं है दोनों लंग्स को एकदम से अफेक्ट कर देगी, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अदरवाइज ब्रेथ साउंड डिमिनिश होती हैं। मफल्ड हार्ट साउंड ये जनरली कार्डियक कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल डेविएशन हो सकता है लेकिन ये बहुत लेट जाके होगा, पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले सिम्टम्स आएंगे एकदम से, तो सी इज द राइट ऑप्शन है। Next, while performing the physical assessment, the nurse observed that client is taking small breath at first, then bigger breath, then a couple of small breath, then 10 to 20 seconds of no breath. The nurse should document this assessment finding as patient को जो है पहले छोटे छोटे ब्रेथ ले रहा है, फिर बड़े ब्रेथ ले रहा है, उसके बाद जो है ठीक ठीक ब्रेथ ले रहा है, उसके बाद एपनियाटिक एपिसोड्स आ रहे हैं। तो इस तरीके की रेस्पिरेशन को हम काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जनरली कार्डियक कंडीशंस में प्रेजेंट होती है। ये और हाइपरवेंटिलेशन का तो क्या मतलब होता है, डीप रेस्पिरेशन इज द हाइपरवेंटिलेशन वाला सिम्टम। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या प्रेजेंट होता है, स्नोरिंग वाली चीजें प्रेजेंट होती हैं। देन बायोट्स रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्लस्टर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे लंबे पेशेंट जो है नॉर्मल ब्रीथ करेगा, फिर लगातार नॉर्मल ब्रीथ करता रहेगा, फिर जो है एपनियोटिक एपिसोड्स आ जाते हैं, तो ये होता है बायोट्स रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में जो सारे सिम्टम्स बताए गए हैं वो काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के बताए गए हैं। ए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो कौन सी चीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इम्यूनोसप्रेशन, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, जीआई हेमरेज एंड पल्मोनरी एम्बोलाई। प्रोलॉन्ग्ड की बात होती है तो यहाँ पे पेशेंट्स को हमेशा स्ट्रेस अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पेशेंट्स को मैकेनिकल वेंटिलेटर वाले को, क्योंकि ये एक कैसी कंडीशन है, पूरा मुंह में पाइप दिए हुए हैं, एक माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है कि बॉडी जो है सीवियर स्ट्रेस में है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो क्या कॉज कर रहे हैं, स्ट्रेस अल्सर्स कॉज करते हैं। जीआई हेमरेज हो सकती है, जीआई हेमरेज होगी क्योंकि स्ट्रेस अल्सर्स क्या करेंगे, ब्लीड करेंगे, तो पेशेंट को जो है जब पेशेंट क्या कर रहा है, एलिमिनेशन कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, उस केस पे वहां पे जो है स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस हो सकती है, तो जीआई हेमरेज इज द राइट ऑप्शन। इम्यूनोसप्रेशन का कोई वो नहीं है कि इम्यूनिटी क्यों सप्रेस होगी, अगर हम उसको टीपीएन दे रहे हैं या दूसरे रूट से प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो इम्यूनिटी सप्रेशन नहीं होगी। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है, जनरली डिक्रीज होता है, और वैसे नॉर्मली चलता रहता है अगर हम फ्लूइड और सब कुछ जो है नपातुला हिसाब से दे रहे हैं तो। पल्मोनरी एम्बोलाई होगा, लेकिन ये बहुत लेट जाके और नहीं भी होगा अगर हम लगातार क्या करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो ये नहीं भी होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो जीआई हेमरेज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यू हैव रिसीव्ड अ क्लाइंट विद एम्फाइसीमा इन इमरजेंसी, बिकम रेस्टलेस एंड कंफ्यूज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। एक पेशेंट है जिसको एम्फाइसीमा है, रेस्टलेस हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, तो क्या करना है। ये जो सिम्टम्स है ना, ये रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, ये क्या दिखा रहे हैं, हाइपोक्सिया दिखा रहे हैं कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो गया है, और हाइपोक्सिया हो गया है तो उसके साथ क्या है कि हाइपोक्सिया में कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो जाती है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर मेजर करने वाली कोई बात नहीं है। इंस्ट्रक्ट टू परफॉर्म पर स्लिप ब्रीदिंग, असेस सीरम पोटेशियम, सीरम पोटेशियम का भी कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो टू 6 लीटर पर मिनट, ये खुद से इंक्रीज नहीं करना है, ये ऑन ऑर्डर करना होता है, तो ये भी नहीं होगा।
पर स्लिप ब्रीदिंग करेंगे क्योंकि ये क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द सक्शन ऑफ ड्रेनेज इन चेस्ट ड्रेन शुड बी मेंटेन्ड एट प्रेशर ऑफ। चेस्ट ट्यूब में मैंने कल बताया था, आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे कितना प्रेशर होता है, -10 से -20 होता है। मैंने बताया था आपको कि 3 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पेशेंट की सिक्रीशन हो गई, ब्लड हो गई, वो ड्रेन करता है। यहाँ पे आता है एक जो कि वाटर लेवल होता है, जो यहाँ पे एयर को ट्रैप करता है, और इस लेवल में टाइडलिंग होनी चाहिए। ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना कि लेवल जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो तीसरा होता है वो सक्शन से अटैच होता है, सक्शन पोर्ट से, और उसका प्रेशर -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, -10 से -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, तो ए राइट ऑप्शन होगा। Which of the following is proper sequence for examination of lungs? लंग्स के एग्जामिनेशन में प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी? इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। यहाँ पे अस्कल्टेशन सबसे लास्ट होता है। अस्कल्टेशन मतलब स्टेथ से सुनना, ठीक है, तो वो सबसे लास्ट होगा। ये देखिए कौन से ऑप्शन में सबसे लास्ट है, यहाँ पे इन दोनों में सबसे लास्ट है। तो यहाँ हम इंस्पेक्ट करके पहले पाल्पेट करते हैं, उसके बाद हम परकस करके देखते हैं, उसके बाद अस्कल्टेट करते हैं। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होती है असेसमेंट की, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन, डी। नेक्स्ट, व्हाट पर्पस डज द पायलट बलून ऑफ एन ET ट्यूब यूज्ड इन एयरवे मैनेजमेंट? यहाँ पे ET ट्यूब जो है, अगर आपने ET ट्यूब देखी होगी ना, तो इस तरीके की, अगर ये तो कुछ और ही बन गया, लेकिन इसी तरीके से ET ट्यूब होती है। यहाँ पे बलून्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एक बाहर जो है पायलट बलून होता है, जिसमें कि एयर हम भरते हैं तो ये फूल जाता है, और अगर इसको हमें डिफ्लेट करना होता है तो उसमें से एयर निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले एग्जाम में, इस जो ET कफ मैनोमीटर होता है एक, जो कि ET कफ का प्रेशर मेजर करता है कि वहाँ अंदर प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है, तो ये पायलट बलून इसी के काम आता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टू मॉनिटर द कफ इंटीग्रिटी एंड प्रेशर इज द राइट ऑप्शन, कि कफ जो है वो ठीक ठाक है या नहीं है। यहाँ पे ये क्या करता है, ये जो हमारा एयरवे है, यहाँ पे एज अ सील की तरह एक्ट करता है, ताकि जो एयर है वो ET ट्यूब से ही जाए, इधर साइड वाइड से लीक ना हो, तो ये इसका पर्पस रहता है। तो सी राइट ऑप्शन होगा, टू मॉनिटर द कफ इंटीग्रिटी एंड द प्रेशर। और किससे मॉनिटर करते हैं? ET कफ मैनोमीटर से, और जो एयर भरने के काम आता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पायलट बलून। Next, you are assigned to provide care to the ventilator patient. While charting the baseline vital, nurse notes low exhaled volume alarm sounds on the mechanical ventilator. The nurse determines that the cause for alarm activation may be which of the following. यहाँ पे लो एक्सेल्ड वॉल्यूम अलार्म दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सी चीज होगी? लो एक्सेल्ड वॉल्यूम अलार्म का यही मतलब है, लो एक्सेल्ड वॉल्यूम अलार्म आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि पेशेंट को जो हमारी सेटिंग हमने करी हुई है, टाइडल वॉल्यूम, पीप, ये सारी चीज पेशेंट को नहीं मिल रही है, स्पेशली टाइडल वॉल्यूम नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसका पर्पस, एक ये भी रीजन हो सकता है कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो डिस्प्लेस हो गई है, जिसकी वजह से नहीं जा रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। एक्सेसिव सिक्रीशंस किस में होती हैं? लो प्रेशर अलार्म में हमें देखना होता है, हाई प्रेशर अलार्म में, और किंक भी हमें हाई प्रेशर अलार्म में आता है, हाई प्रेशर अलार्म आता है। यहाँ पे लो एक्सेल्ड वॉल्यूम अलार्म हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ET ट्यूब को इंडिकेट कर सकता है, तो उसके लिए हमें देखना है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड फास्टनेस ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई इज एट्रीब्यूटेड टू। जनरली देखो इसके लिए क्या करते हैं हम? ज़ील नेल्सन स्टेन का यूज करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको स्टेन करने के लिए। इसके लिए हम जनरली मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं। अगर हम ये बात करें कि स्लाइड पे हमने स्पूटम सैंपल ले लिया, ठीक है, और अगर हमने इसको मिथाइलिन ब्लू
कलर से स्टेन कर दिया, तो जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हो गया, वो सारे बैक्टीरिया बेसिलाई अपने आप को क्या कर लेते हैं, डार्क पर्पल या वॉयलेट कलर जैसा स्टेन कर लेते हैं। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि सारे बैक्टीरिया जो है खुशी खुशी से रंग बिरंगे कपड़े पहन के वॉयलेट कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम एसिड अल्कोहल से वॉश करते हैं। तो जर्नली क्या होता है ना, जो एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं है वो तो अपने रंग के कपड़े हटा देते हैं, लेकिन इनमें एक माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रंग को अपने आप से चिपका लेता है, और वो वॉश करने के बाद, एसिड अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी वो रंग नहीं छूटता है। तो ऐसे यही पूछे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड यही चीज है जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें फिर हम उस स्लाइड में देख लेते हैं कि कितने बेसिलाई रह गए हैं जिनमें कलर है, इसका मतलब वो AFB बेसिलाई हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई हैं। तो A इज द राइट ऑप्शन है। Next, a 52-year-old man has undergone lung transplantation. 2 months after transplantation, he developed pulmonary symptom and diagnosed as having bilateral diffuse interstitial pulmonary pneumonitis and bronchiolitis. Which of the following etiological responsible for this condition? लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस हो गया है। ऐसे कंडीशन में जो सबसे ज्यादा सीधा पूछा हुआ है कि कौन सा एटियोलॉजिकल एजेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो CMV साइटोमेगालोवायरस इज द सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज, A। Next, a mother of school-going child is anxious about the current respiratory infection of her child. The nurse tells that these infection will decrease as the child grow older. Which of the following statement by the nurse best describe why child have fewer रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज दे ग्रो ओल्डर? ये कह रहा है कि एक मदर है जो कि बोल रही है कि मेरे बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो नर्स बोल रही है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये इंसिडेंस कम हो जाएगा। तो इस इंसिडेंस के कम होने का क्या कारण है? द अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू डिक्रीजेस, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिपीटेड एक्सपोजर टू द ऑर्गेनिज्म कॉज्ड इंक्रीज इम्यूनिटी, ये रीजन होता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कैसी होती है, वीक होती है, और उनमें कैसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होती है, जब बार बार उनको एक चीज से इन्फेक्शन हो रहा है। तो बी राइट ऑप्शन होगा। वायरल ऑर्गेनिजम्स आर लेस प्रेवलेंट इन द पॉपुलेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म तो प्रेवलेंट ही होते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन रेयरली अकर आफ्टर वायरल इलनेस, ऐसा भी कोई रीजन नहीं है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। Next, the nurse Elvia is caring for a child immediately after removal of endotracheal tube. The nurse should report which sign immediately if experienced by the patient. जनरली जब ET ट्यूब, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब या फिर वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स रिमूव करते हैं ना, तो उस केस में हमेशा हमें देखना होता है कि पेशेंट को लैरेंजियल एडीमा के साइन तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लैरेंजियल एडीमा हो सकता है आफ्टर रिमूवल और उसका साइन होता है स्ट्राइडर। ये लो पिच ग्रंटिंग साउंड्स प्रेजेंट होती हैं ओवर द ट्रैकिया, जिसको हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो A इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, द नर्स assesses the vital sign of 12-month-old infant with respiratory infection and notes that the respiratory rate is 35 breath per minute. On basis of this finding, which action is most appropriate? 12 महीने का बच्चा है, 35 हार्ट रेट है। मैंने बताया था आपको कि अप टू 2 मंथ जो कट ऑफ होती है फास्ट ब्रीदिंग की, वो होती है मोर देन और इक्वल टू 60, और अगर 2 मंथ से 1 ईयर 12 मंथ तक का है तो 50, और 1 to 5 है तो मोर देन और इक्वल टू 40 इज द कट ऑफ फॉर डिफाइनिंग द कि फास्ट ब्रीदिंग हुई है। तो यहाँ 35 इज द नॉर्मल थिंग, तो हम डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग को B। Next, the nurse is caring for the patient who has chest tube after thoracic surgery. The nurse should, chest tube है तो इसमें से क्या करना है, clamp the tube and providing, clamp कभी भी नहीं करना है ट्यूब को। Position the collection device at the same level of the chest, ये नीचे की तरफ पोजीशन करते हैं ताकि ग्रेविटी से हमें सिक्रीशंस या जो भी एयर वगैरह है वो ड्रेन हो जाए। मेंटेन एन एयर टाइट ड्रेसिंग, यस, ये बहुत जरूरी है कि ड्रेसिंग एयर टाइट होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल एयर जो है वो एंटर नहीं करनी चाहिए। एम्प्टी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एवरी 8 आवर्ली, ये एम्प्टी करने के ऑर्डर नहीं होते हैं। तो C इज द राइट ऑप्शन है।
Next, you are assigned to provide a care to the patient admitted as a case of pleural effusion. To monitor the patient vital sign, you went in the patient room and noticed that patient is holding a hot bowl of soup. You informed to the patient that you are going to take the body temperature. Patient said, okay, let me finish my soup. The best response is. एक पेशेंट है जो कि सूप पी रहा है और अभी आपको उसके वाइटल साइंस लेने हैं, आप बोल रहे हो मुझे टेम्परेचर लेना है, पेशेंट कह रहा है मुझे सूप पीने दीजिए पहले, तो नर्सेज का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ऑप्शन ए, द नर्स वेट फॉर 30 मिनट्स, देन आफ्टर दैट मॉनिटर द ओरल बॉडी टेम्परेचर। यही रहता है क्योंकि जनरली हमारी टंग कैसे हो जाती है, नॉर्मली भी गर्म चीज खाएंगे गर्म हो जाती है और फिर हमने अगर टेम्परेचर लिया तो वो तो बढ़ा हुआ ही आएगा, तो इसीलिए हमें वेट करना है 30 मिनट्स। द नर्स विल आस्क द पेशेंट टू गार्गल द माउथ, ऐसा नहीं करने के लिए बोलते हैं। वाइटल साइन चेक करेगी और फिर लास्ट में ओरल टेम्परेचर। इतनी जल्दी जो है आधे घंटे तक तो वाइटल साइन चेक नहीं करने ना, वो तो 5 मिनट का काम है, तो 5 मिनट के बाद भी ओरल टेम्परेचर अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। आई विल द नेक्स्ट शिफ्ट, ये नहीं बोलना है कि नेक्स्ट शिफ्ट वाली आके लेगी, ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। Next, the patient comes to PHC with prolonged cough of more than 2 weeks, fever, anorexia, sputum. Which priority action should the nurse perform for this patient? पेशेंट है जिसको कफ है, 2 हफ्ते से बुखार है, खांसी है, स्पुटम आ रहा है, तो कौन सी प्रायोरिटी एक्शन रहेगी? स्टार्ट डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी तो हम तब स्टार्ट करेंगे ना जब हमारा टीबी कंफर्मेशन होगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं, हमें क्या करना है, 3 स्पुटम कलेक्ट करने हैं, उसको एएफबी स्टेनिंग करके देखना है, जील नेल्सन स्टेन करके देखना है, और उसके बाद अगर टीबी की प्रेजेंस है तो डॉट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। एंटीपायरेटिक का कोई पर्पज नहीं है, अभी हमें रूल आउट करना है, तो सी इज द राइट ऑप्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अभी भी रिस्पॉन्स थोड़ा सा ढीला ढाला ही चल रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मात्रा में रिस्पॉन्स कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, और साथ में जो है एक्टिव होके जुड़ जाइए अपनी श्योर सिलेक्शन के लिए। थैंक यू।